हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 80 आउट ऑफ 80 बड़े ही आराम से अपने प्री बोर्ड्स के अंदर कर सकते हो। तो सो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, तो भैया इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, आप देख सकते हो 23 में भी आया, 22 में भी आया, 19 में भी आया और 15 में भी आया। तो ध्यान रखना है, इसमें आपको 6 से 7 रिएक्शन दी रहती है और पूछा जाता है कि कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, क्या है। तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं, जैसे कि हमारी फर्स्ट रिएक्शन है जिसके अंदर कि यहां पर हमारे जिंक कार्बोनेट है वो डिकम्पोज होता है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होती है। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है कि एक कंपाउंड था, उससे 2 कंपाउंड बन रहे। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है, यहां पर क्या होता है कि लेड है और फिर उसके बाद में कॉपर क्लोराइड है, फिर उसके बाद में हमें लेड क्लोराइड मिलता है और उसके साथ में कॉपर मिलता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आपको इन रिएक्शंस को करना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप लोग बताइएगा। और उसी के साथ में मेरा एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि जो 6th वाली रिएक्शन है ये कौन सी है। ये है कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है। आज मैं सभी लोगों का कमेंट देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी कितनी तैयारी है, कि आपने क्या सही ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि यही बार बार यही सेम रिएक्शन आती है, रिएक्शन भी चेंज नहीं होती है। सो बिल्कुल भी मिस मत करना और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ में जरूर जरूर से शेयर कर देना। लेकिन अब आपको और क्वेश्चंस करने के लिए एक अच्छे सैंपल पेपर चाहिए होते हैं, तो उसके लिए मेरे पास में है आप लोगों के लिए फिजिक्स वाला के सैंपल पेपर जो कि आपको परचेज करनी चाहिए। ये आपको सभी सब्जेक्ट्स के देखने को मिलेंगे। अब देखो ये सैंपल पेपर में कुछ खास बातें हैं, जो कि सबसे पहले कि आपको पिछले 5 साल का एनालिसिस मिलता है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसी के साथ में आपको इसमें चीट शीट्स मिलती हैं, उसी के साथ में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मिलते हैं और प्रीवियस ईयर के जो सीबीएसई के पेपर थे उनका भी सॉल्यूशन मिलता है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि आपकी ये जो चीट शीट है इसके थ्रू आप है ना सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपने फुल चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। और उसी के साथ में यहाँ पर एक क्यूआर कोड गिवन है, जिससे कि आप 1 शॉट वीडियो को देख करके अपना फुल चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में आपको 100 मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन हैं जो कि इन्होंने बनाए हैं, जो कि इस साल पेपर में आ सकते हैं, वो हैं। और फिर उसके साथ में आप लोगों को जो सैंपल पेपर है 2024 का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। इसी तरीके से 2023 का जो सैंपल पेपर है उसका भी सॉल्यूशन मिलता है। फिर 2023 के दोनों सैंपल पेपर का आपको सॉल्यूशन यहां पर देखने को मिलता है। और उसके साथ में जो फिजिक्स वाला के सैंपल पेपर है, जैसा कि आप लोगों के सैंपल पेपर बनते हैं 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड के साथ में, वैसे ही इनके सैंपल पेपर डिजाइन है और उसका सॉल्यूशन उससे भी बढ़िया है। जैसे कि आप लोग इसका सॉल्यूशन जब देखोगे तो इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। जैसे कि आपको सबसे पहले तो जो स्टेप वाइज मार्किंग रहती है वो रहती है कि हाफ मार्क्स किस चीज का मिलता है, 1 मार्क किस चीज का मिलता है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपको ये मिस्टेक्स एग्जाम में नहीं करनी, हाईलाइट करके कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं। और उसी के साथ में आपको ये भी बताया जाता है कि एग्जामिनर जो है वो किस चीज को ज्यादा नोटिस करते हैं, जैसे कि नेलिंग द आंसर्स। तो मतलब आपको ये चीज अपने आंसर में इंक्लूड करनी होगी, तो वन ऑफ द बेस्ट है। और इसमें आपको टॉपर्स के आंसर भी इंक्लूडेड मिलते हैं कि टॉपर्स किस तरीके से करते हैं। तो आपको फुल ऑन तैयारी हो जाती है इस बुक से। सो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसे परचेस कर सकते हो। ये आपको सभी सब्जेक्ट्स की देखने को मिलेगी। और अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आपको मैं एक सीक्रेट कोड बताता हूं, जो कि है रन 150। अगर आप ये कोड यूज में लेते हो पीडब्ल्यू स्टोर पर जाके तो आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप इसे परचेस कर सकते हो। आपको सभी सब्जेक्ट्स की देखने को मिलेगी। सो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यहां पर ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जो आपके एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहां पर ये क्या है, यहां पर ये बोल रहे हैं कि लेड नाइट्रेट है और ये बर्नर है, जब बर्न किया जा रहा है तो यहां से ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं। तो ये किसकी है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया। सो आपको इसकी रिएक्शन पता होना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं कि भैया लेड नाइट्रेट क्या होता है, वो होता है PbNO3। जब हम इसे हीट करते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, इसमें से सबसे पहले लेड ऑक्साइड निकलता है, फिर उसके बाद में यहां पे क्या निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है और उसके साथ में ऑक्सीजन यहां पे निकल जाती है। लेकिन अब यहां पर देखिए ऑप्शंस में आपको क्या कहा गया। ऑप्शंस
ऑप्शंस में कहा गया है कि थर्मल डिकम्पोजिशन, जो कि एकदम से सही, गर्म करने से अगर कोई डिकम्पोज हो रहा है तो वो क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर उसके बाद में बोला गया थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस द ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहां पर इसने पूरा पूरा कंफ्यूज करने की कोशिश करी। अगर स्टूडेंट ने देखा ब्राउन फ्यूम्स भी है तो वो ए मार्क कर देगा, ये गलत है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस द ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड। तो यहां पर बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। यहां पे ऑलरेडी इन्होंने बता दिया, लेकिन कई बार नेक्स्ट टाइम क्या होगा, एग्जामिनर आपको ये नहीं बताएगा कि ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है, वो पूछेगा कि इसमें से किस तरीके की फ्यूम्स निकलती हैं और क्या है उसका नाम। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये वाली जो रिएक्शन है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आती है, ये बहुत बार पूछी जाती है। सो आप लोग एक बार इसको ध्यान से समझ भी लेना और इसको याद भी रखना कि अगर आता है तो आप सीधा इसमें टिक मार कर दो। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया और इधर की साइड क्या है, हाइड्रोजन के साथ में एक्स अमाउंट में। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमने यहाँ पे वाई की वैल्यू 2 कर दिया, जिससे कि हाइड्रोजन की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई है, हाइड्रोजन हो गए इस साइड में 4 और इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, इस साइड में है हाइड्रोजन हमें पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 बनाने के लिए हमने यहां पे 4 किया, तो H की वैल्यू यहां पे भी 4 हो गई, X की वैल्यू हमने 4 रखी है, Y की वैल्यू हमने क्या रखी है, Y की वैल्यू हमने यहां पे 2 रखी है। अब इसके बाद में क्लोरीन आप देखोगे तो यहां पर 4 क्लोरीन होगा और यहां पे 2 ही क्लोरीन है, तो आप क्या करोगे, Z की वैल्यू भी आप यहां पर 2 पुट कर दोगे। बहुत सिंपल है, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर उसके बाद में क्लोरीन को बैलेंस किया, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई है। X की वैल्यू जो है वो है 4, Y की वैल्यू है वो है 2 और उसके साथ में Z की वैल्यू है 2, तो 4 2 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में रहेगा। देन फिर इसके बाद में, नहीं गलत कर दिया मैंने, सॉरी फ्लो के अंदर मैंने ये चीज़ देखी नहीं, ये आप भी गलती कर सकते हो। वो ये है कि यहाँ पर क्लोरीन की जगह पर मैंने जो Z2 बताया ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर MnCl2 भी तो है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है क्लोरीन, तो यहाँ पर ये मैंने गलती कर दिया। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में 4 2 1, ठीक है, 4 2 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है। देखो अभी ये लास्ट ईयर इन्होंने पूछा है 2 बार, फिर उसके बाद में देखो ये रिएक्शन कितनी बार पूछी गई, 2024 में, 23 में, 22 में और 16 में, बार बार यही रिएक्शन है। तो ये इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन है जो कि आपको ध्यान रखनी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है। अब देखो, अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन थी, जैसे कि आपकी डेफिनेशन के ऊपर ही बेस्ड है, इसमें ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं वो ये दिया गया है कि HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, फिर उसके बाद में MnO2 इज ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और HCl एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब मैं आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ा होगा कि सबसे पहले जब भी यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, जैसे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हम लोग रिडक्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन थी और ये क्या हुआ, यहाँ पर रिड्यूस होकर के मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, तो यहाँ पर इसका क्या हुआ, ये हुआ है इसका रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसने बोला मैग्नीशियम क्लोराइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो यहाँ पर एकदम से गलत हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है। अब फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं जिसमें कहा गया है कि HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। तो यहां पर एकदम से सही बात है, क्योंकि यहां पे जब आप देखेंगे तो यहां पर HCl जो है, HCl जब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडाइज होने के बाद में क्लोरीन में चला गया, क्योंकि यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर था 0, मतलब यहाँ पर था इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 और यहाँ पर हो गया 0, तो -1 से 0 क्या हुआ, ये हुआ ऑक्सीडाइज। इसके बाद में बचता है लास्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें बताया गया कि HCl एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर HCl से क्या फॉर्म हो रहा है, वो हो रहा है वाटर। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या काम होता है कि वो खुद को रिड्यूस करे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर HCl था, इसने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कम कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये आपको इसमें बात ध्यान रखनी है। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इसके सही थे। फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है हमारी एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें PQ + R गिवन PR + Q। तो अब आपको बताना है कि जो आयन है वो कौन सा है प्रोडक्ट के अंदर और उसकी स्टेबिलिटी क्या है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर एक रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है
वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा ही स्टेबल होता है रिएक्टेंट से, क्योंकि जब भी वो रिएक्शन होती है अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होती। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर पी आर इज मोर स्टेबल देन दिस। तो यहाँ पर ए और सी के ऑप्शन आते हैं। अब हमें ये निकालना है कि ये कैसा होगा, कैटायन होगा या फिर एनायन होगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर आर जो है, जैसे कि इसमें क्या होती है, मेनली हाइड्रोजन होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लोरीन होता है या फिर ब्रोमीन, हम लोग मेनली ये रिएक्शंस में होते हैं। तो अब इसके अंदर जो केस हमारा रहेगा कि जिसके अंदर की पी आर है इसमें रिडक्शन होगा, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये है एनायन। तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट रह सकता है। लेकिन कई केसेस के अंदर ए ऑप्शन भी इसका करेक्ट स्टूडेंट ने किया था, तो उन्होंने दोनों के अंदर और चॉइस दे दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा सिंपल है। बस यही है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिकम्पोजिशन है, कौन से कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें आपको 4 रिएक्शन दिए हुए हैं, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, फिर इसके बाद में बोला गया कि बताइए कि इनमें से कौन सी सेम टाइप की रिएक्शन है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर पी वाली जो है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है और उसके साथ में सोडियम क्लोराइड है, तो ये 2 कंपाउंड हो गए और दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो गई, ये हो गई भाई डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे कि भैया ये होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये मतलब मीथेन को जब बर्न किया जा रहा है तो ये क्या होगी, ये होगी कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये भी हमने देख लिया भाई। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और रिएक्शन है जो कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, वो है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सल्फेट का, पोटेशियम का और उसके साथ में हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई और उसके साथ में फर्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो P और S इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर सॉल्व करने हैं। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है असर्शन रीजनिंग। भाई इसके भी थोड़ी ध्यान रखो, एक ही असर्शन 4-5 बार पूछा गया, जो कि 24 में, 23 में और 2020 में। अब इसमें कहा गया है कि रिएक्शन ऑफ अ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सही बात है कि क्विक लाइम को जब आपने देखा होगा कि आपके घर पे जब वो एक पुट्टी करी जाती थी, अभी तो लोग नहीं करते, जिसके अंदर की जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को मतलब क्विक लाइम को उसमें डाला जाता था, उससे क्या निकलता था, वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होती थी और उसके साथ में हीट निकलती थी। तो हीट निकलने को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो ये बोल सकते हैं कि ये तो हो गया ट्रू। फिर उसके बाद में बोला गया है कि क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इट। एकदम से करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्योंकि ये इसके साथ में रिएक्शन करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये भी ट्रू है और ये इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका जो सबसे फर्स्ट रहता है, ए ऑप्शन हमारा आंसर रहता है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे लेकिन इसमें नहीं था, तो आप इसके ध्यान रखें। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वही सेम फिर से हमारे पास में उसी से क्वेश्चन है कि यहाँ पर 2 है हमारे पास में, जैसे कि सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। तो इसकी रिएक्शन आपको बतानी, बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि बेरियम क्लोराइड हो गया, फिर उसके साथ में यहाँ पर बेरियम सल्फेट हो गया, BaSO4। फिर उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, Na2SO4। ठीक है, फिर उसके बाद में जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो ये क्या फॉर्म होगा, तो आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पर तो सोडियम है, सोडियम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर सोडियम जो है सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। फिर उसके साथ में क्या होगा, बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये रहेगा। तो हम इसे बोलेंगे कि यहाँ पर क्या बनेगा सॉलिड स्टेट के अंदर, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और अगर आपने एक्टिविटी और इंपॉर्टेंट डायग्राम वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिएगा, उसमें मैंने सारी एक्टिविटीज और उनको एक्सप्लेन किया है। तो अब इसमें बोला गया है कि द सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर इज लाइकली टू। अब यहां पर बोला गया है कि ब्लब डज नॉट ग्लो। तो यहां पर क्या होगा, ये एसिड नहीं होगा। ठीक है, ये एसिड नहीं होगा और ना ही ये बेस होगा। ठीक है, आपको तो बस ये ध्यान रखना, आपके जो सिलेबस में उसमें एसिड है तो एसिड नहीं होगा। आप देखेंगे एसिड कौन सा इसमें HNO3 एसिड है। फिर उसके बाद में C2H5OH, ये क्या है, ये है हमारा एल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, ये है एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका एकदम से यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
जाएगा। फिर उसके बाद में इसी के ही जो कि सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि वो वाटर के अंदर क्या करेगा, अपने H+ आयंस को रिलीज कर दे। तो ऐसा कौन होता है, वो होता है एसिड। तो अब कोई भी एसिड हो चाहे से, अब देखेंगे आप इसके अंदर सॉल्यूशन में आपको दिया हुआ एक डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन हो नहीं सकता, फिर उसके बाद में ग्लूकोज सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इथेनॉल इन वाटर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 4th वाले का आंसर क्या रहने वाला है, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहने वाला है। तो फिर चलिए हम करते हैं। इसमें बोला गया कि एक एक्वस सॉल्यूशन है ए जो टर्न करता है फिनोप्थलीन सॉल्यूशन को पिंक में। तो अब ये फर्स्ट लाइन पढ़ते आपको समझ में आना चाहिए, ये जो फिनोप्थलीन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह ध्यान रखो, जब भी फिनोप्थलीन की बात करी जाए, उसके कलर चेंज की बात करी जाती है, तो वहां पर कैसा सॉल्यूशन होता है, वो होता है बेसिक। अब बेसिक जब सॉल्यूशन रहेगा तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा रहेगी। तो अब ए की जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 7 से ज्यादा। और फिर उसके बाद में बोला गया है कि जब इन दोनों को मिक्स कर तो पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप बोलेंगे कि जो इन दोनों का रिएक्शन से जब न्यूट्रल हो जाता है, जब वहां पर वो कलर डिसअपीयर हो गया, तो यहां पे क्या बोलेंगे कि भैया इसकी एक की पीएच 7 से ज्यादा है और एक की पीएच 7 से कम है। ए जो है वो है बेसिक और बी जो है वो है एसिडिक। इस तरीके से आप इसे करेंगे। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आप लोगों के लिए है, ये भी आप लोग बताइएगा, मैं आपको रिएक्शन बता दूंगा, उसके बाद में आप बताना कि 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर। अब आपको पता होना चाहिए कि 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर का मतलब क्या होता है, लेड पाउडर का मतलब होता है पीबी, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला गया है कि 300 ml ऑफ कॉपर सल्फेट, तो यहां पर क्या बोलेंगे, CuSO4, ठीक है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कौन सी वाली रिएक्शन रहेगी, ABCD ऑप्शन है आपके पास में, और जो भी इसका सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से 2000 रुपीज UPI मिलेंगे। आप जीतने वाले हो 2000 रुपए इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं, अब तुम्हें पैसों का लालच देना पड़ेगा क्योंकि तुम आलसी बहुत हो। जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो नहीं बताया अभी तक, बता दो, अभी भी टाइम है, जीत जाओगे आप, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये पीबी है और यहाँ पर ये कॉपर है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीबी क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है। तो पीबी यहाँ पर जाएगा और बोलेगा कॉपर सीट खाली कर, ठीक है। तो जैसे ही सीट खाली करेगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, PbSO4। तो जब कभी भी एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे, मतलब एक दूसरे को हटा रहे, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है मेटल एंड नॉन मेटल से है। तो जिन भी स्टूडेंट के सिलेबस में वही देखेगा, बाकी के मत देखना। तो इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है एक्स का, वो दिया हुआ है 287। तो अब आप देखेंगे कि इसको कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब जाकर के क्या कर लेगा, नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन मेटल। तो हमने बोल दिया कि ये क्या होगा, ये हो गया हमारा नॉन मेटल। फिर उसके बाद में वाई का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, वाई का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 282 है। तो अब अगर इसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इसको अपने आउटर मोस्ट की 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो होता है मेटल। और लास्ट में Z का है नोबेल गैस, तो ये हो गया नोबेल गैस। तो इस तरीके से आप इसका आंसर बोलेंगे कि भैया वाई जो है नॉन मेटल है और ये जो वाई है वो है मेटल। तो इसका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है जिसके अंदर कि हमें क्या करना होता है, हीट देनी होती है। अब 4 ऑप्शन हैं, क्या है, एक बर्निंग ऑफ कैंडल है, कुकिंग ऑफ फूड है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर और रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर है। कौन सी वाली रिएक्शन होगी? अगर ये वाला क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा ना, पढ़ाई पर ध्यान दे लो, नहीं पिटाई कर दूंगा मैं वहां पर आगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में नहीं अटकना। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी अलग होगी, आपको नहीं समझ, मैं समझाता हूं। अब देखो इसमें बोला गया कि सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ATP is produced along with the formation of other product in the reaction. Which of the following events is associated with the production of maximum ATP molecules per molecule of glucose? तो यहां पर क्या बात करी जा रही है भैया, मैक्सिमम ATP मॉलिक्यूल्स की बात करी जा रही है। तो ये जो मैक्सिमम ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में होते हैं, एक लाइन लिखी हुई है NCERT के अंदर कि मैक्सिमम
मैक्सिमम एटीपी जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। किस में होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं। देखो मैं तो स्पेलिंग भी भूल जाता हूँ यार, ठीक है, रेस्पिरेशन में होते हैं। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें होगा उसका आंसर हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया इथेनॉल इन यीस्ट नहीं होता, फिर उसके बाद में लैक्टिक एसिड इन मसल नहीं होता, भाई इसमें तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से होती है। फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड इन यीस्ट सेल, ये भी नहीं होगा। फिर लास्ट में बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल, तो डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अ ब्लड सर्कुलेशन इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। सबसे पहले फंक्शन ऑफ हार्ट पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी 1 मिनट में, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो देखो हमारी जो बॉडी होती है इसमें सबसे पहले जो है राइट एट्रियम में ब्लड आता है, ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है। फिर उसके बाद में यहाँ से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो वर्ड पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए, वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, ये ब्लड कहाँ पर जाता है, यहाँ से जाता है लंग्स में, ठीक है। अब ये सबसे फर्स्ट प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद में लंग्स से ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेट होता है, यहाँ पर पूरी बॉडी से ब्लड घूम करके राइट एट्रिकल में आएगा, फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स के बाद में क्या होगा, ये जो ब्लड है ये वापिस से पंप किया जाएगा, कहाँ पर, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये आपको पता होना चाहिए कि किसके थ्रू आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पर आने वाला है। किस में आएगा, सबसे फर्स्ट जो आएगा वो आएगा राइट एट्रियम में, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जाएगा उससे होते हुए लेफ्ट मतलब लेफ्ट यहाँ पर आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, फिर उसके बाद में वेंट्रिकल में निकल जाएगा, फिर उसके बाद में बॉडी में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट होगा। तो फंक्शन ऑफ हार्ट आपको इसमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी भैया इसी तरीके से है। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इन हर्बीवोरस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला, लेकिन पूछते हैं भाई, टीचर हैं, उनको पता होता है कि बच्चा कहाँ पर गलती करेगा। तो ये मैंने मेरी जो फुल वीडियो है, अगर आपने फुल सिलेबस रिवीजन नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, देखो उसे जा करके, पूरा एक बारी में रिवाइज करवा रखा है, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप उसे देख सकते हो। तो जब कभी भी हर्बीवोरस की बात करी जाती है तो इनके पास में क्या होता है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि जो घास होती है ना उसमें ज़्यादा सेल्यूलोज होता है, तो उसको पचाने के लिए बहुत बड़ी आंत चाहिए होती है, तो वो किस में होती है, वो हर्बीवोरस में होती है। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट होगा। फिर उसके बाद में आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि देयर वाज अ सेरिब्रल डाइफंक्शन इन अ पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी गेट डिस्टर्ब्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। कि भाई एक पेशेंट है जिसका क्या है, सेरिब्रल डाइफंक्शन हो गया, मतलब कि उसका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा हैंग हो गया। तो इससे क्या होगा, जो हमारे सेरिब्रल होता है ना फंक्शन, उसका काम ही होता है कि हमारा जो पोस्चर होता है, हम जो चलते हैं उसको बैलेंस रखना उसका काम होता है। जैसे कि आप देखो कि आप किसी भी चीज़ को मतलब कि सिंगल पहिए के ऊपर आप नहीं चला सकते, उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये बैलेंस जो है वो हमारा दिमाग करता है। तो ये जब अगर मतलब इसका सिस्टम हैंग हो गया तो क्या हो जाएगा इसमें भैया, इसमें हो जाएगा इसका पोस्चर और बैलेंस इसका खराब हो जाएगा। तो सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्नेल्स वाला। ये भी आप लोगों के कौन से चैप्टर्स हैं, रिप्रोडक्शन से, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के नहीं आ रहा, अगर जिस किसी के भी आ रहा है तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। फिर उसके बाद में 13th आता है। 13th के अंदर बोला गया कि इन द फॉलोइंग केसेस अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, इन विच केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0। भाई ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला, इसमें बोला गया है कि भैया एक इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव के ऊपर और बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है। बोल रहा है कि जैसे कि ये मिरर है, इसमें यहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, इसी से ही वापस जा रही है। तो ये किसके थ्रू हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे। रे डायग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद में इसका आंसर करेक्ट बता देता हूँ भैया। बहुत सारे लोग बोलते भैया आप आंसर नहीं बताते, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट आंसर होगा कि जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करती है तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये आप इसमें ध्यान रखिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया कि एक व्हाइट लाइट हम देते हैं प्रिज्म को, वो हमें ए और बी देता है। तो ये पता होना चाहिए क्या होता है भैया, ये जो कलर होते हैं इसमें 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। अब ये 7 कलर कौन से
से होती हैं? होते हैं विबग्योर के, ठीक है, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। तो एक तो स्टार्टिंग जो होती है वॉयलेट से होती है और एंडिंग जो होती है रेड के ऊपर होती है। अब जो भी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, जैसे कि ए वाला जो है ये रहता है रेड और ये वाला रहता है वॉयलेट, तो अब आप देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो गया।